नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक आपके सामने लाया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर विभाग। पृथ्वी की बाह्य संरचना के विभाग और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभाग, ये पृथ्वी के मुख्य विभाग हैं। इनके अंतर्गत अलग-अलग मंडल पाए जाते हैं, जैसे बाह्य संरचना के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, मृदामंडल, बर्फमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, भूमंडल और चुंबकीय मंडल मुख्य रूप से आते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मंडल मिलते हैं, विभाग मिलते हैं, उसमें है भूपर्वतीय, स्टेनोस्फेयर, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभाग के अंतर्गत पृथ्वी की संरचना को बाह्य और आंतरिक रूप में वर्गीकृत किया जाए तो क्या समझ में आता है कि जो बाह्य विभाग है वह पृथ्वी के धरातल के ऊपर उपस्थित सभी मंडलों को शामिल करता है, जबकि आंतरिक विभाग के अंतर्गत पृथ्वी की सतह जो है जिसपे हम लोग रहते हैं उससे नीचे पाए जाने वाले विभिन्न संरचनात्मक स्तरों को शामिल किया जाता है। यह स्तर जो कौन सा नीचे पाया जाने वाला स्तर यानी आंतरिक स्तर यांत्रिक और रासायनिक गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर पृथ्वी के विभाग की बात करें तो इसमें आता है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर दृश्यमान और प्रभावकारी जो मंडल होते हैं उनसे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं सबको शामिल किया जाता है। जैसे अगर मृदा मंडल को लिया जाए तो इसमें संबंधित प्रक्रियाएं, जैसे उसका निर्माण, उसका वितरण, कौन सी मृदा कहाँ पर है, उसमें कौन से संगठन लगते हैं, मृदा का निर्माण के चक्र क्या है आदि। ऐसे ही जलमंडल, वायुमंडल और महाद्वीप जीवमंडल को भी शामिल किया जाता है, अर्थात उनमें सारी प्रक्रियाओं को शामिल करके अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की बाहरी सतह पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संचालित रहती हैं, यानी विभिन्न प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तभी तो उसका जो प्रक्रियाएं हैं शामिल की जाती हैं अलग अलग मंडलों की, तथा उनसे नई नई स्थलाकृतियों का भी विकास होता रहता है। जैसे पर्वतों का निर्माण, कि भूकंप आ गया तो वो खत्म वहाँ पर, और घाटियों का निर्माण, नदी घाटियों का निर्माण, दरारों का निर्माण इत्यादि का निर्माण होता रहता है। आगे इसमें है स्थलमंडल और जलमंडल, सर्वाधिक प्रत्यक्ष बाह्य विभाग है। यानी अगर हम देखें तो हमारे सामने सबसे पहले स्थलमंडल दिखाई पड़ता है, जलमंडल, वायुमंडल हम देख नहीं सकते हैं, जयमंडल इन सबके बीच में उपस्थित रहता है जिसमें हम रहते हैं, एक तरीके से हम सब उसमें शामिल होते हैं, जिसका अध्ययन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है, यानी सबसे आसान है जिस अध्ययन करना, मतलब प्रत्यक्ष अध्ययन किया जा सकता है इनका। इसके बाद आता है मैग्नेटोस्फीयर, जो कि बहुत दूर है हमारे पहुंच से, वायुमंडल के बाहर की सीमा के बाद है। किसी खगोलीय, वह क्या होता है, खगोलीय वस्तु के आसपास का क्षेत्र जिसमें आवेशित कण उसके चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, उससे संबंधित इसके चारों ओर ये क्षेत्र पाया जाता है। कभी कभी पृथ्वी की बाह्य संरचना को भूमंडल कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है, अर्थात अभी हमने भूमंडल पढ़े थे, कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाता है, एक यूनिट मानकर किया जाता है। आधुनिक ग्रंथों यानी आधुनिक लेखों में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के अंतर्गत जो लेख लिखे गए हैं, विज्ञान के अंतर्गत जो किताबें हैं, उनमें जियोस्फीयर यानी भूमंडल पृथ्वी के ठोस भागों को संदर्भित करता है, यानी जो पृथ्वी के ठोस भाग हैं उन्हीं से संबंधित रखता है। इसका उपयोग पृथ्वी की प्रणालियों का वर्णन करने के लिए, अब इसका वर्णन करने के लिए पृथ्वी की प्रणाली, और पृथ्वी की प्रणाली में क्या क्या आता है, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को एक साथ ले लिया जाता है। अब पृथ्वी की प्रणाली, जीवमंडल, जीवमंडल यानी और भूमंडल का मतलब पृथ्वी की प्रणाली और पृथ्वी पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए हमें चारों मंडलों की जरूरत पड़ती है। जियोस्फीयर के विभिन्न समूह, विभिन्न द्रव्यमान या ऊर्जा प्रवाह, यानी जो जियोस्फीयर के विभिन्न समूह जितने भी हैं उसमें क्या है, विभिन्न द्रव्यमान और ऊर्जा प्रवाह का आदान प्रदान करने में सक्षम है, चाहे वह जैवमंडल हो या फिर वह जलमंडल हो, मृदामंडल हो या आपका स्थलमंडल हो, वायुमंडल हो, सभी में ऊर्जा और द्रव्यमान का प्रवाह होता रहता है। इन प्रवाहों का आदान प्रदान भूमंडल के विभिन्न क्षेत्रों को संतुलित रखता है। ठीक है। आगे है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभाग, जिसमें है पृथ्वी के इस भाग में, इस विभाग के अंतर्गत पृथ्वी की सतह के नीचे की संरचना, उसकी प्रक्रिया, विशेषता, मंडल और उनकी स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसका विस्तृत अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत किया जाता है। अगर इसको हम डिटेल पढ़ते हैं तो इसका एक चैप्टर बनेगा आंतरिक संरचना का, उसमें ये सारा कुछ डिटेल अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर संक्षेप में सिर्फ एक परिचय दिया जा रहा है। पृथ्वी की आंतरिक विभागों को यांत्रिक, रासायनिक, तापमान, घनत्व, पदार्थ की अवस्था आदि के आधार पर कई विभागों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा गया है। तो यहाँ पर विभाग देखिए, धरातल है, फिर धरातल यानी जो जिस पर हम रहते हैं, उसके बाद ग्रेनाइट परत, फिर बेसाल्ट परत, ठोस सुपरिमेंटल, स्टेनोस्फेयर, तरल उपरिमेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर है यहाँ पर। तो इसके जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें मिली है, जो प्राप्त होती है या जानकारी प्राप्त हुई है मनुष्य को, वह खनन क्षेत्र की चट्टानों से, ज्वालामुखी विस्फोट से, तापमान और दबाव में परिवर्तन जो होता है, उल्का पिंडों से, और फिर गुरुत्वाकर्षण के बदलते स्वरूप, गुरुत्वाकर्षण में विसंगति कैसे आती है, चुंबकीय स्रोत क्या है, चुंबकत्व पृथ्वी में कहाँ से आया है, भूकंप और तरंगे, भूकंपी तरंगे,
ये मुख्य क्या है हमारे इसके बारे में, आंतरिक क्षेत्र के बारे में जानकारी के साधन हैं। यांत्रिक आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्थलमंडल, स्टेनोस्फेयर, मेंटल, वाह्य कोर, आंतरिक कोर में बांटा जाता है। यानी इसमें कितने बचे? 1 2 3 4 5 ना, ठीक है। रासायनिक आधार पर पृथ्वी को भूपर्पटी, क्रस्ट, ऊपर ये भूपर्पटी यानी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, वाह्य कोर और आंतरिक कोर। इसमें भी क्या हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, अब तापमान के आधार पर अगर बात किया जाए तो इसमें जो बांटा गया है स्थलमंडल, स्टेनोस्फेयर बांटा गया, फिर मेसोस्फेयर, वाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा जा सकता है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग आधार पर विभाजन किया जाए तो अलग अलग परतों का विस्तार मिलता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में। अधिकतम जानकारी जो आंतरिक कोर है चूंकि बहुत दूर है धरातल से, उसके जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है अन्य किसी साधन से नहीं, सिवाय भूकंपी तरंगों की गति और उनके उसमें विक्षेपण से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक विभाग के अंतर्गत भूपर्पटी। पहला भूपर्पटी जो सबसे ऊपर थी, ये यहाँ पर हरे रंग की पट्टी अगर देखा जाए तो बात करें मोहों के ऊपर, भूपर्पटी यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें 3 परतों का उल्लेख किया गया है। 3 परतों में बांटा जा सकता है। अवसादी परत जो आपका धरातल है, धरातलीय परत है, जिस पे हम लोग रहते हैं, निचला मंडल इसी से संबंधित है। दूसरा है ग्रेनाइट परत जो महाद्वीपीय भागों में पाया जाता है। यानी ये दोनों कौन कौन से? अवसादी परत और ग्रेनाइट परत दोनों महाद्वीपीय भाग में मिलती हैं। फिर तीसरा है बेसाल्टिक व ग्रेबो की परत। यह बेसाल्टिक और ग्रेबो ये कहाँ मिलता है? महासागरी जो आपका भूपर्पटी है उस पर पाया जाता है। अवसादी परत का संबंध मृदा मंडल से है और ग्रेनाइट और बेसाल्ट परत यानी अब जो अवसादी परत है मृदा मंडल से संबंधित यानी सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की, जिसपे हमारा पैर रहता है, उसके नीचे की जो परत है ग्रेनाइट परत है और उससे भी नीचे जो परत है वो बेसाल्ट की परत है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की परत के बीच में एक अंतर पाया जाता है, डिसकंटिन्यूटी मिलती है। उसको उस कंटिन्यूटी की खोज कोनार्ड द्वारा की गई, इसलिए इसे कोनार्ड असंतत्यता कहा जाता है। यह असंतत्यता जो मिलती है, यह डिसकंटिन्यूटी जो मिलती है हर जगह नहीं मिलती है। खासतौर से महासागरीय क्षेत्रों में इसका अभाव मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो बेसाल्टिक परत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जो बेसाल्टिक नहीं मिलेगी, जो बेसाल्ट सॉरी ग्रेनाइट परत नहीं मिलती है, तो वो सिर्फ क्या मिलती है? पिक ग्रेनाइट ये सॉरी बेसाल्ट मिलता है। तो इस कारण से वहाँ पर ये पूरी परत ही नहीं मिलती। जहाँ पर बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों होंगे वहीं पर ये परत, यह अंतर मिलता है, यानी कोनार्ड की असंबद्धता मिलती है, असांतत्य पाया जाता है। स्विस ने इस परत को सियाल नाम दिया था। यानी स्विस ने पूरी जो भूप्रपटी का नाम है इसको सियाल दिया था। एक्चुअल में क्या है, जो सिर्फ महासागरी सॉरी महाद्वीपों के लिए ही सही है। महासागरीय क्षेत्रों में क्या होता है? बेसाल्ट होता है, ग्रेबो होते हैं, उसमें कुछ न कुछ सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसलिए पूरी तरीके से महासागरीय क्षेत्र के लिए यह सही नहीं है जो सियाल नाम दिया गया था। ठीक है, भूपर्पटी के नीचे ऊपरी मेंटल का क्षेत्र शुरू हो जाता है। यानी किसके नीचे मिलेगा फिर ऊपरी से क्या क्षेत्र? आपका बेसाल्ट और ग्रेबो की परत के नीचे जो क्षेत्र शुरू होता है, लेकिन इसके बीच में एक अंतर पाया जाता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक मतलब असंबद्धता, एक अलगाव मिलता है। उस अलगाव को मोहो या मोहोरोकिक असंबद्धता कहा जाता है। ये प्रमुख असंबद्धता है जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप देखना चाहें तो जैसे आपका ये है, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये जो है आपकी जो नीली नीली लाल के पीछे पट्टी गई है, ये वाली, ये ठीक है, ये तो ये क्या है आपका? असंबद्धता है, मोह असंबद्धता है। ठीक है, असंबद्धता पृथ्वी से की पृथ्वी की वो परत है, मोह असंबद्धता, जो हमारे क्रस्ट को यानी भूपर्पटी को उसके आंतरिक मेंटल से अलग करता है। अब मेंटल की आगे विशेषता हम देखेंगे। मोह के नीचे ठोस मेंटल की सीमा एवं भूपर्पटी को एक साथ स्थलमंडल कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्थलमंडल क्या होता है। स्थलमंडल की बात अगर हम करते हैं तो ये कहते हैं कि जो हमारा स्थल भाग है ये स्थलमंडल है, लेकिन वास्तविक भौगोलिक रूप में स्थलमंडल वो क्षेत्र है जो पूरा भूपर्पटी और आपका मोह असंबद्धता और ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग क्या होता है? मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे स्टेनोस्फेयर की बात करते हैं। स्टेनोस्फेयर क्या होता है और पृथ्वी का मेंटल कहाँ से होता है? तो मेंटल तो शुरू हुआ मोह के नीचे से, फिर उसके बाद एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जो ठोस मेंटल होता है, मोह सबसे ऊपरी परत, वो किसके साथ चला जाता है? आपके क्रस्ट के साथ। उसके नीचे की जो परत है स्थेनोस्फेयर कहलाती है। स्थलमंडल के ठीक नीचे स्थेनोस्फेयर नामक विस्कोस परत होती है। विस्कोस का मतलब होता है इसे दबाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, इसमें तन्यता का गुण होता है, वो टूटती नहीं है, लचकदार होती है, उसमें मूवमेंट हो सकता है। जो परत ऊपर ही प्लेट, अब ये क्या होता है? अगर हम बात करते हैं यानी स्टेनोस्फेयर हो गया, स्टेनोस्फेयर की परत मिल गई, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इस स्टेनोस्फेयर के ऊपर ही पृथ्वी का जो भूपर्पटी है उसके जो खंडे हैं, टुकड़े हैं, प्लेट हैं, वह मूवमेंट करती है। इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस मिलता है। तो इससे क्या कहा जाता है? वो होता है लिथोस्फेयर स्टेनोस्फेयर बाउंड्री, जिसे LAB लिथोस्फेयर स्टेनोस्फेयर बाउंड्री होती है, जो दोनों के कणों और रासायनिक गुणों में अंतर के द्वारा निर्धारित होती है। कहीं कहीं ये नीचे इसमें मतलब एक सर्कुलर नहीं है, इसमें क्या है? कर्व है पाए जाते हैं, जिगजैग भी मिलता है। तो ये एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि ये हर जगह इतनी ही गहराई मिलेगी, कहीं पर ज़्यादा जाएगी, कहीं पर कम गहराई मिलेगी। ठीक है, तो ये होती है, इसी पर अपनी प्लेट बैठती है जो लैब की बाउंड्री है। स्टेनोस्फेयर के नीचे ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल को संयुक्त रूप में मेसोस्फेयर कहा जाता है। अब मेसोस्फेयर जो मेसोस्फेरिक मेंटल की बात अभी आई थी, मेसोस्फेयर कहाँ से आ गया? ये तो वायुमंडल का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन मेसोस्फेयर वह क्षेत्र है जो मिलता है वो स्टेनोस्फेयर और निचले मेंटल दोनों को मिलाकर
होता है। अब जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल में क्या क्या आ गए, एक तो क्रस्ट जो ठोस वाला भाग है वो क्रस्ट में चला गया, फिर उसके बाद आ गया स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर के बाद फिर जो मिला आपका थोड़ा सा भाग ऊपरी मेंटल का, वह और निचला मेंटल दोनों मिलकर मेसोस्फेरिक मेंटल कहलाते हैं। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र भी मिलेगा, इसीलिए तो इसे ऊपरी और निचला मेंटल कहा गया है। इस संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है और साथ ही इस दोनों को एक असंतत्यता मिलती है, अलग करने वाली होती है, जो उसे हम रेपिटी असंतत्यता कहते हैं। ठीक है। अब निचला मेंटल जो होता है उसके बाद शुरू होता है रेपिटी के बाद, रेपिटी के बाद निचला मेंटल में जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे नीचे चले जाते हैं, जब उसकी सीमा खत्म होने वाली होती है वहाँ पर एक क्षेत्र होता है जिसे हम डी परत कहते हैं। डी परत, मेंटल की डी परत, यह गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है यानी जो मेंटल और कोर को अलग करती है उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है। अब पृथ्वी का कोर आते हैं, पृथ्वी के कोर की बात करते हैं तो गुटेनबर्ग असंतत्य की सीमा के बाद बाह्य कोर की सीमा शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी का कोर जो होता है वह भी कैसे होता है, पहले बाह्य कोर मिलता है गुटेनबर्ग के बाद, गुटेनबर्ग से जैसे ही मेंटल से नीचे चलते हैं और अंदर में अंतरतम में जाते हैं तो गुटेनबर्ग की असंततता मिलती है, और उस गुटेनबर्ग असंततता के बाद हमें जो सबसे सामने प्रकट होता है वह होता है बाह्य कोर। और इसकी खोज लेह मैन द्वारा की गई थी। किसका? वो बाह्य कोर की खोज। यह जो बाह्य कोर है वो द्रवित अवस्था में घूमता हुआ क्षेत्र है, यानी यह मूवमेंट करने वाला एक क्षेत्र है। यह बाह्य कोर द्रवित अवस्था में घूमता हुआ क्षेत्र है। इसके घूमने से विद्युत चुंबकीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय धाराएं भी उत्पन्न होती हैं जो भूचुंबकत्व का प्रमुख कारण है। जो बताया जाता है कि पृथ्वी पर जो चुंबकत्व पाया जाता है वह इसके यानी ऊपरी कोर जो घूमता है और यहाँ से ऊर्जा भी बाहर निकलती है, संवहन होती रहती है, संवहन तरंगें भी चलती हैं जो मेंटल से होते हुए आपके स्टेनोस्फेयर से के माध्यम से ऊपरी सतह पृष्ठ तक जाती है। ठीक है। और उसके साथ में जब ये घूमते हैं और नीचे क्या है, ठोस मैग्नेटिक मेटल है। मैग्नेटिक मेटल कहने का मतलब ये है कि निकिल और फेरस शुद्ध रूप में है, तो इसलिए वो मैग्नेटिक क्षेत्र हो जाता है, यानी उसको और ज़्यादा मैग्नेटिक पावर मिल जाती है, वो चुंबक बन जाता है। जब विद्युत धारा चलेगी तो उसके बीच में जो भी रहेगा वो चुंबक का व्यवहार करता है। तो बाह्य कोर लेमैन और असंततता द्वारा आंतरिक कोर से अलग होता है। जब ये जो बाह्य कोर है जहाँ हम लोग गुटेनबर्ग की बात पहुंचे थे, वह एक और नीचे जाने पर किसकी, लेहमैन के द्वारा ये खोजा गया था, इसलिए लेहमैन की एक सीमा पाई गई, असंततता बताई गई। वहाँ से वह ठोस ये कोर से अलग हो जाता है, यानी ये कैसा द्रवित है, उसके बाद ठोस कोर शुरू होता है जो आंतरिक कोर कहलाता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस है। पृथ्वी के अंतरतम की आखिरी परत है जो लौह निकिल युक्त है। संभावना यह व्यक्त की जाती है, यह जताई जाती है कि आंतरिक कोर धातु प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से निर्मित हो सकता है। यानी धातु प्लाज्मा, इसमें ये पूरी तरीके से अणु धातु नहीं है बल्कि प्लाज्मा अवस्था में है, यानी उसके जो अणु संरचना है उसमें इलेक्ट्रॉन गायब है, यानी ये आवेशित अवस्था होती है, उस अवस्था में होते हैं। जिस आवेशित होता है तो मैग्नेटिक पावर होगा, मैग्नेटिक पावर विद्युत होगी, विद्युत होगी तो ऊपर के जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो ये दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग क्या बना देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये एक संकल्पना थी पहले कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। एक है स्थल मंडल और फिर उसके बाद बायोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर। तो ये 3 इसके स्थल शुरुआत में, उसके बाद जैसे-जैसे विकास हुआ उसमें संरचनाएं मिलती गई और बढ़ती गई। तो बायोस्फीयर लावा निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया से जुड़ा क्षेत्र जो ज्वालामुखी को मैग्मा की आपूर्ति करता है, यानी जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है जहाँ से उसे मैग्मा मिलता है वह क्षेत्र बायोस्फीयर है। लिथोस्फीयर और बेरिस्फीयर के बीच, अब लिथोस्फीयर और बेरिस्फीयर के बीच ही तो, लिथोस्फीयर से जैसे ही आगे होता है वो लावा जो आता है लिथोस्फीयर में तो बनता नहीं, लिथोस्फीयर के नीचे बनता है। तो लिथोस्फीयर से और बेरिस्फीयर के बीच का जो भी क्षेत्र है वो बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। और यह क्या होता है, पूरे कोर को चारों तरफ से घेरे रहता है। कोर का मतलब दोनों कोर, आंतरिक और बाह्य दोनों कोर को, बाह्य कोर को ही घेरेगा, आंतरिक कोर को तो बाह्य कोर घेर के रखा है। और इसका औसत घनत्व जो है 2.9 से 4.75 के मध्य बताया गया है, और कहीं-कहीं इसे 5.6 माना जाता है। यानी जो बायोस्फीयर का जो घनत्व है, यानी मेंटल का कुल मिला के घनत्व जो है वो 5.6 औसत घनत्व माना गया। यह सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। सिलिका सीमा से बना है, मेंटल है, चूंकि पृथ्वी का गर्म काल्पनिक क्षेत्र, यह पृथ्वी का गर्म काल्पनिक क्षेत्र है जो पिघले हुए मैग्मा से युक्त है और ज्वालामुखी को मैग्मा सप्लाई करता है, बायोस्फीयर कहलाता है। यह एक लाइन में इसका डेफिनेशन हो जाती है। बैरोस्फीयर क्या होता है, यह पृथ्वी के अंतरतम भाग को व्यक्त करता है। बायरीस्फीयर होता है, यानी सबसे अंदर का क्षेत्र होता है। सबसे अंदर क्या होता है, कोर होता है। कोर में दोनों भाग इसमें शामिल होते हैं, आंतरिक कोर और बाह्य कोर दोनों को मिलाकर बायरोस्फीयर का निर्माण होता है। यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। ये है आपका यहाँ तक पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना से संबंधित सरल और संक्षिप्त वर्णन। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।